सपनों से निकलकर शादी.com पे आए। डाउनलोड नाउ। आदाब, नमस्कार। मैं पूजा मल्होत्रा आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ और आज हमारे साथ गुफ्तगू में मौजूद हैं एक ऐसे अजीम फनकार जिन्होंने अपने हुनर से कामयाबी की वो इबारत लिख डाली जिसका लोग ख्वाब देखा करते हैं। वेरी टैलेंटेड, वर्सेटाइल एक्टर, राइटर, डायरेक्टर सौरभ शुक्ला। सौरभ शुक्ला एक बेजोड़ अदाकार, एक ऐसा एक्टर जो हर किरदार में खुद को ऐसे ढाल लेता है जैसे वो उसी के लिए लिखा गया हो। कॉमेडी हो, संजीदा किस्म के रोल हो या फिर नेगेटिव किरदार, हर कैरेक्टर को इन्होंने बखूबी निभाया और अपनी एक अलग पहचान कायम की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक कलाकार परिवार में पैदा हुए सौरभ शुक्ला महज 2 साल की उम्र में अपने वालिदैन के साथ दिल्ली आ गए और यहीं थिएटर से इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। दिल्ली के कई चर्चित नाटकों का हिस्सा रहे सौरभ शुक्ला दूरदर्शन के कई सीरियल्स में भी काम कर चुके हैं और इनकी अदाकारी से मुतासिर होकर अजीम हिदायतकार शेखर कपूर ने अपनी फिल्म बैंडिट क्वीन में इनके लिए खास रोल लिख डाला था। यही नहीं, डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्म सत्या की राइटिंग का जिम्मा इन्हें दिया और साथ ही गैंगस्टर कल्लू मामा का किरदार भी इन्होंने इस फिल्म में निभाया जो बेहद मशहूर हुआ। और फिर बर्फी, जॉली एलएलबी, पीके, जॉली एलएलबी 2 और रेड जैसी सुपरहिट फिल्मों में इन्होंने कामयाबी की इबारत लिख डाली। कई अहम एजाज़ात से नवाजे गए सौरभ शुक्ला को फिल्म जॉली एलएलबी में की गई बेहतरीन अदाकारी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड भी हासिल हुआ। आज ये बेहतरीन अदाकार फिल्मों के साथ साथ ओटीटी पर भी कई वेब सीरीज में अपनी अदाकारी के जलवे बिखेर रहा है और लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो गुफ्तगू में। थैंक यू वेरी मच पूजा जी, और दूरदर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। सौरभ जी, आपकी पैदाइश गोरखपुर में हुई जी और आप एक कलाकार फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। जी। हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके माता पिता के बारे में। मेरे पिताजी और माताजी अब दोनों ही नहीं हैं। पिताजी का नाम शत्रुघ्न शुक्ला, जी। वो प्रोफेसर थे, डीन थे दिल्ली यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट, म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में म्यूज़िशियन थे। और मेरी माताजी जोगमाया शुक्ला, डॉक्टर जोगमाया शुक्ला, जो कि उसी विभाग में काम भी करती थी, तबला वादक थी। दोनों के एक कलाकार फैमिली, तो कला का माहौल था घर में। जी। पिताजी ने एक बहुत अच्छी और बहुत उनके क्षेत्र में जो बहुत मशहूर हुई, एक बहुत बड़ा काम था, ठुमरी के ऊपर उन्होंने एक पूरा एक किताब लिखी थी जिसमें स्पेशली ठुमरी के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा गया। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता उस बारे में क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट रहा नहीं कभी। जी। लेकिन मुझे मालूम था, उस समय लोग कहा करते थे और अब भी कहते हैं। और माताजी जो थी मेरी तबला वादक थी, और तबला जो साज है वो मर्दों का साज रहा है हमेशा। जी बिल्कुल। तो उन्हें ये गौरव प्राप्त है मेरी माताजी को कि वो प्रोफेशनल स्टेज पे प्रथम महिला तबला वादक जो थी। क्या बात है। वो थी। तो शायद इसीलिए आपकी दिलचस्पी जो है एक्टिंग की तरफ हुई, या आप कुछ और करना चाहते थे? मैं बहुत कुछ करना चाहता था। मैं बचपन में, मुझे अगर मैं पूरी एक फहरिस्त जो मुझे याद है, मैं सबसे पहले, मेरा हाथ अच्छा था पेंटिंग में, ड्राइंग में। सो मेरे स्कूल के जो टीचर थे, रफ़ीक साहब उनका नाम था, वो मेरे आर्ट टीचर थे। मैं बहुत छोटा था। वो हमेशा कहा करते थे कि सौरभ बड़ा होके he'll become an artist, painter।
तो मुझे लगता था, जब बच्चा सुनता है तो उसको जी। लगता है कि हाँ मैं शायद पेंटर बनूंगा, तो जी, मैं पेंटर बिल्कुल। बनना चाहता था। फिर धीरे धीरे कुछ हुआ, फिर वो शौक धीरे धीरे ख़त्म हो गया। फिर हर हिंदुस्तानी बच्चे की तरह मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। अच्छा। एंड मैं ऑफ स्पिनर था। मुझे लोग प्रसन्ना बोलते थे, तो मुझे बड़ा एकदम वो मेरे आइकॉन हो गए थे। तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। फिर मैंने थोड़ी NIS में थोड़ी ट्रेनिंग भी ली, लेकिन मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता, क्योंकि क्रिकेट खेलना एक अलग चीज़ है और स्पोर्ट्समैन होना एक दूसरी चीज़ है। क्रिकेट हम लोग तो जाते थे गली में जी। और पहुंचते ही क्रिकेट खेलना शुरू करते थे। NIS जब मैं पहुंचा तो पहले 4 घंटे तो वो भगाते थे वार्म अप। कि भाई चलिए दौड़ लगाइए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करिए, खेलना तो बहुत बाद में आता था। तो धीरे धीरे मेरी समझ में आ गया कि यार ये वो मतलब तो एक्टिंग कैसे आया? बताता हूँ। फिर उसके बाद दूसरा शौक आया अगेन स्पोर्ट्स में ही, टेबल टेनिस। अच्छा। सो टेबल टेनिस में अब भी खेलता हूँ, बहुत शौक से खेलता हूँ। और टेबल टेनिस में मैं ठीक ठाक था, लेकिन क्या हुआ, टेबल टेनिस मुझे ऐसा लगा था कि यार ये तो थोड़ा सा, क्रिकेट तो बहुत बड़े मैदान में होता है तो बहुत जी, भागना पड़ता है, जी। इसमें भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। जी। लेकिन बहुत जल्दी ये भी समझ में आ गया कि स्पोर्ट्समैन बनने के लिए आपको भागदौड़ करनी ही पड़ेगी, फिजिकल। राइट। तो फिर वो भी चला गया। फिल्मों का बहुत शौक था, क्योंकि हमारे घर में फिल्में बहुत देखी जाती थी, तो माँ बाबा को भी फिल्म देखने का बड़ा शौक था। अच्छा। हमारे यहाँ हफ्ते में हर संडे को पूरा परिवार जो था, मैं, माँ बाबा और मेरा बड़ा भाई शेखर, हम लोग सुबह मॉर्निंग शो इंग्लिश फिल्म देखने जाते थे। एक अंग्रेजी फिल्म देखते थे हम लोग मॉर्निंग शो में, और उसके बाद शाम 6 बजे के शो में हम लोग एक जो लेटेस्ट हिंदी फिल्म होती थी वो देखते थे। तो ये एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि मैं वो कभी बताऊंगा आपको, लेकिन शोले जो फिल्म है, जो कि मेरी बहुत पसंदीदा फिल्म है, जिससे मैं कहूँगा कि उसकी वजह से मैं इस फील्ड में आया। शोले मैंने थिएटर में ही ना करके 150 से 200 बार देखी है। अच्छा। थिएटर में जाके पैसे दे के 150 से 200 बार देखी है, और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पर 200-250 बार देखी होगी। तो मतलब वो इतना देखता था मैं फिल्म, एक ही फिल्म। एक ही फिल्म। वो मुझे वो फिल्म देखता था मैं, बस ऐसा लगता था कि किसी दूसरी दुनिया में शायद पहुंच उसी ने इंस्पायर किया आपको गया। हाँ, फिल्मों से शोले ने जुड़ने। मुझे बहुत इंस्पायर किया। तो इस तरह से आप फिल्म में जुड़े, लेकिन थिएटर कैसे हुआ? मतलब क्या जहन में आया आपके कि थिएटर पे काम करना चाहिए, थिएटर की तरफ जाना है? तो ये इसमें आपको इस बात का भी जवाब मिल जाएगा कि मैं एक्टिंग की तरफ मेरा झुकाव कैसे हुआ। जी। तो ये फिल्में देखने का बड़ा शौक था। तो लिखने का शौक भी हुआ, क्योंकि एक चीज समझ में आ गई थी कि फिल्म बनती है तो किसी लिखी हुई चीज पे बनती है, तो उसके लिए लेखन करना पड़ता है। बिल्कुल। तो मैंने लेखक भी बनने का एक सपना हुआ था अच्छा। एक समय में, जो पूरा भी हुआ। मैं लेखक बना, मैं लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। नॉवलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप लेकिन बिल्कुल। मैं स्क्रीन राइटर हूँ। तो मेरे एक दोस्त हैं अरुण पंत, जी। तो उनका थोड़ा सा कनेक्शन था, था कि उनके कज़न जो थे वो NSD में थे। दैट्स हाउ आर्ट से उनका थोड़ा कनेक्शन था। जी। तो उसने मुझे बोला, अरुण ने, कि सौरभ यार, हम फिल्म जिस दिन पैसे होंगे उस दिन तो बना लेंगे, लेकिन थिएटर एक चीज होती है। तो थिएटर इत्तेफाकन, हालांकि मैं आर्ट फील्ड से रहा, लेकिन मैंने म्यूजिक प्रोग्राम बहुत देखे, डांस रिसाइटल्स देखे, नाटक नहीं देखा कभी। अच्छा। तो उसने कहा कि थिएटर में कहानी होती है, एक्टिंग होती है, जी। लाइटिंग होती है, वेशभूषा होती है ना, सब कुछ होता सब है। कुछ होता है। तो कला कैमरा नहीं होता। तो बोले जब तक हमारे पास कैमरे के पैसे नहीं हो रहे, तब तक अगर हम थिएटर करें तो ये आर्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी हमें। फिर जब हमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम जिस दिन पैसे होंगे उस दिन उठा के फिल्म बना देंगे। मुझे आइडिया ठीक लगा। बिल्कुल। मैंने कहा लॉजिक तो ठीक है।
एंड दैट्स हाउ आई सॉ माय फर्स्ट प्ले, द प्ले विच आई सॉ फॉर द फर्स्ट टाइम एज आई रिमेंबर। मैं श्रीराम सेंटर गया था, बेसमेंट थिएटर में श्रीराम सेंटर में। मैंने एक अंग्रेजी नाटक देखा था टेनेसी विलियम्स का, द ग्लास मेनाजरी, जो कि ड्रामाटेक करके ग्रुप है जो आज भी है शायद दिल्ली में। ड्रामाटेक ने उसको किया था एंड इट वाज अ रियलिस्टिक प्ले, इट वाज इन इंग्लिश एंड वो अद्भुत एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि वो तो ग्लास मेनाजरी की कहानी प्लस एक्टर्स का एक दूसरे से इंटरेक्शन प्लस लाइट का आना जाना, म्यूजिक, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। और उसके नेक्स्ट वीक में मैंने दूसरा नाटक देखा जो उस समय जो श्रीराम सेंटर के जो डायरेक्टर होते थे जी। जो श्रीराम सेंटर को चलाने वाले जो डायरेक्टर थे और वैसे भी थिएटर के भी डायरेक्टर थे, राजेंद्र नाथ, वो उनका निर्देशित नाटक था, विजय तेंदुलकर का नाटक था, जात न पूछो साधु की, तो एक्चुअल वो है जात ही पूछो साधु की। ये अच्छा। विजय तेंदुलकर का नाटक है जी। बहुत ही फनी नाटक और बहुत ही मज़ेदार नाटक। वो मैंने देखा और मैं उससे इतना प्रभावित हुआ मैंने, और मेरे दोस्त जो थे वो बहुत अच्छे दोस्त रहे मेरे। मैं जो कहता था वो करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो फिर हमने एक थिएटर ग्रुप बनाया और मुझे सिर्फ इतना ही था, मैं नाटक करना चाहता था क्योंकि मैं फिल्में बनाना चाहता था। आप मेकिंग में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट? एंड मेकिंग में मैं इन्वॉल्व था, लेखन में और निर्देशन। तो एक दिन एक प्ले हमने तैयार किया जी। somehow, और वो प्ले हिट हो गया और वो यूनिवर्सिटी में ही खेला गया, यूनिवर्सिटी के लेवल पर ही था। बहुत अच्छा उसका रिस्पांस आया। तो जब उसकी रिहर्सल चल रही थी तो उसमें एक कैरेक्टर था पागल का। अच्छा। एक पागल आदमी आके रोता है, जो कि एक फ्रस्ट्रेटेड पागल है, और वो पागल ऐसे हो गया कि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट था लेकिन उसके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है जी। और वो कहता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ सीन था। तो वो रिहर्सल चल रही। अब थोड़ा क्या होता है एक्टिंग में, झिझक होती है। जी। तो जो एक्टर कर रहा था वो ठीक से कर नहीं पा रहा था, और मैं चूंकि डायरेक्टर था तो मुझे दिख रहा था सामने से कि ये बात ठीक नहीं लग रही है। तो मैं बार बार उसको बोल रहा, मैंने कहा यार ये खुल के आना चाहिए, उसका रोना खुल के आना चाहिए, जी। उसकी बात खुल के आनी चाहिए। वो होए ना, तो मैं चढ़ गया। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तुमसे इतना नहीं होता है, करना क्या, इतना सा तो करना है। तो ग्रुप बैठा हुआ था पूरा, उसके भी दिल पे बात लग गई। तो उसने कहा अगर इतना ही आसान है तो करके दिखा दो भाई। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। अब चूंकि मैंने उसे लिखा था और मैं डायरेक्ट कर रहा था तो मेरे दिमाग में इमेजेस क्लियर थी। जी। तो मैंने कहा इसको ऐसे करना है, जी। और मैंने करके दिखाया और वो हो गया। पूरे ग्रुप को बहुत अच्छा लगा। तो लोगों ने कहा यार कि सौरभ ये नहीं कर पा रहा तो तुम ही करो फिर। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, हटाओ मैं कर देता हूँ। वो छोटा सा रोल मैंने किया। वो जब मैंने किया तो ऑडियंस को बहुत पसंद आया। तब मुझे पहली बार स्टेज पे एक एक्टर को क्या एहसास होता है जी। जब ऑडियंस उसके लिए ताली बजाती है, ये मुझे पहली बार समझ में आया। और ये बड़ी अजीब सी और एक बड़ी मैजिकल एक मोमेंट था मेरे लिए। और तब मुझे समझ में आया कि यार अच्छा है, ये तो एक्टिंग में तो बड़ा मजा आता है, तारीफ भी मिलती है। और चूंकि लोगों ने मुझे पसंद किया, तब मैंने अपने आप को पसंद करना शुरू किया
और मेरी एक्टिंग की जर्नी जो है वो तब से शुरू हुई। यहाँ से शुरू हुई आपकी एक्टिंग की जर्नी। जी। थिएटर आ चुका था आप, और उसके बाद प्ले जो आपने किए, तो सबसे पहला प्ले कौन सा था आपका, और कब आपको ऐसा लगा कि अब मेरी पहचान बन गई है? आपके आखिरी सवाल के आखिरी पार्ट का जवाब मैं पहले देता हूँ। जी। मुझे आज तक नहीं पता कि मेरी पहचान बनी है कि नहीं बनी है, और ये सच है। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं इस एहसास से अभी तक बचा हुआ हूँ कि मेरी पहचान बन गई है। क्योंकि जिस दिन मेरी पहचान बन गई, जिस दिन मुझे यकीन हो गया, मेरा सफ़र ख़त्म हो जाएगा। जी। ये आपके आखिरी सवाल का आखिरी पार्ट है। जी, क्या बात है, आपकी बात बहुत अच्छी लग रही है बातें सुनने में। पहला पार्ट जो है, जो आपने पूछा कि मैंने पहला नाटक कौन सा किया, तो मैं नाटक की जर्नी बता देता हूँ आपको। तो नाटक मैंने देखे, लेकिन नाटक पढ़ना अपने आप में एक अलग विधा है। तो अब आप समझिए इस बात को कि जब मैंने पहली बार नाटक पढ़ा तो मुझसे पढ़ा ही नहीं गया। मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है यार, तो मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का। डायलॉग, खाली डायलॉग ही समझ में आता था, बाकी इंस्ट्रक्शन अरे क्या है, क्या बताया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्टेज राइट जाओ, स्टेज लेफ्ट जाओ, ये। जी। तो नाटक मेरी समझ में नहीं आए, लेकिन नाटक करने का मन बहुत था। तो मैंने कहा यार एक काम करो, खुद ही नाटक लिखो। खुद लिखोगे तो समझ में आ जाएगा कि करना क्या। एंड दैट्स हाउ आई रोट माई फर्स्ट प्ले विच इज कॉल्ड सब चलता है। सब चलता है। सब चलता है, कि वो नाटक हिट हुआ, और फिर उससे फिर प्रेरित होके फिर मैं आगे बढ़ा। और फिर बाद में मंडी हाउस में मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया साक्षी नाम का, और मैंने उसके साथ बड़े समय तक काम किया। अभी भी है वो ग्रुप? है, मगर उतना एक्टिव नहीं है। ग्रुप्स के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि उनकी एक उम्र होती है, जी। कि वो कुछ समय चलते हैं, जब उसके स्तंभ उसके साथ रहते हैं, बाद में वो धीरे धीरे थोड़ा सा सुप्त हो जाते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी आपके फिल्मी सफ़र के बारे में। आपका फिल्मी सफ़र की शुरुआत हुई बैंडिट क्वीन से। वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेज था मेरी लाइफ का। जी। मुझे उस वक्त में जब बैंडिट क्वीन बन रही थी, बनने के बारे में बात चल रही थी, उसी दौरान मुझे इंग्लैंड से एक ऑफ़र आया। एक पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर राइटर जिन्होंने अंग्रेज़ी में एक नावल लिखा था, द बुद्धा ऑफ सबर्बिया, उसका स्क्रीन टेस्ट हुआ मेरा। और उसमें जो मेन रोल था, मतलब जो मेन रोल्स थे, 3-4 रोल थे, उसके लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। और उसके लिए शर्त ये थी कि मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैं एसडी में तब नौकरी करता था। जी, जी। और मुझे इंग्लैंड जाना था कुछ 6-8 महीने के लिए, और इंग्लैंड में रहना था। तो मेरे लिए तो बहुत कमाल का एक अपॉर्चुनिटी था। बीबीसी का सीरियल था वो। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। जी। उसी वक्त में हिंदुस्तान में द लिटिल बुद्धा बनने जा रही थी। जी। और उसके डायरेक्टर बहुत बड़े डायरेक्टर, उनका उसमें कैरेक्टर था, छोटा सा कैरेक्टर था। उसमें मेरा मतलब जो इनिशियल जो फेज होता है वो हो गया था। अच्छा। वो अमेरिकन फिल्म थी। जी। तो मुझे ये था कि उम्मीद थी कि ये शायद हो जाएगा। अच्छा। तो एक ही साल के अंदर मैं इंग्लैंड भी जाने वाला था। ये फिल्म हो जाती तो इसमें छोटा सा रोल ही सही, लेकिन वो बहुत बड़ी फिल्म थी जी। लिटिल बुद्धा, उसमें हो जाएगा मेरा। उसी साल दूरदर्शन ने जो डीडी मेट्रो था उस वक्त, जी। अभी भी होगा मेरे ख्याल जी, से, बिल्कुल है। तो उसमें प्रोजेक्ट्स खुले थे कि आप अपने लिखे हुए प्रोजेक्ट डालिए, और वो पास होने थे।
तो उसमें कैटेगरीज थी, A++ कैटेगरी थी, A+ कैटेगरी थी, A कैटेगरी थी, B++, B+, ऐसे करके कैटेगरीज थी। इसका मतलब होता था A++ यानी कि जो सबसे बेहतरीन, जी। उसमें मेरे 4 सीरियल पास हो गए थे। अच्छा। 2 A++ में पास हुए थे और 2 A+ में पास हुए थे। यानी कि मेरी प्रोबेबिलिटी जो थी 4 सीरियल बनाने की, वो आने वाले 2 सालों के अंदर मुझे 4 सीरियल दूरदर्शन के लिए बनाने थे। और दूरदर्शन उस वक्त जी। केबल टीवी नया नया आया था, तो मैं तो 7वें आसमान पे था। जी। उसी वक्त शेखर कपूर मिले मुझे और ऐसी बात चल रही थी, वो आते थे, रेपेट्री आते थे, सीमा बैंडिट क्वीन कर रही थी, वो मेरी कलीग थी। तो शेखर ने मेरी तरफ देखा, ऐसे मुस्कुराए, बोले तुम क्या कर रहे हो आजकल? तो मैंने तो नहीं बोला, बज्जू भाई ने बोला, कहला अरे इसको मत पूछिए, ये तो इंग्लैंड जा रहा है, फिर ये इसका शायद लिटिल बुद्धा में भी हो जाए, और ये इसके दूरदर्शन में के सीरियल्स भी सीरियल पास पास हो हैं चुके इसके, तो ये तो हमारे ही हाथ से निकल गया है, जी। तो आप तो देखिए भी मत इसकी तरफ। मैंने भी देखा, मैंने कहा हाँ चलिए। शेखर ने बोला कि मैं एक बैंडिट क्वीन, एक चैनल 4 के लिए एक फिल्म बना रहा हूँ। बात हुई, खैर अच्छा, बहुत अच्छे से मिले। फिर लोगों की कास्टिंग होती रही, मेरे दोस्तों की कास्टिंग, सब दिल्ली से सब लोगों की कास्टिंग हुई। जी। जितने लोगों को मैं जानता था सबकी कास्टिंग, छोटे रोल में, बड़े रोल में, सबकी कास्टिंग होती चली गई। कास्टिंग खत्म हो गई, अब बैंडिट क्वीन बनेगी, मैं इंग्लैंड जाऊंगा, ये सब चल रहा था। अचानक मेरे पास इंग्लैंड से लेटर आया कि वी आर रियली सॉरी टू इन्फॉर्म यू that finally we decided on some other actor and you will not be doing this character. अच्छा। तो ये मेरे पास आया, तो मैंने मन में संतोष कर लिया, मैंने कहा चलो छोड़ो यार, कोई बात नहीं, लिटिल बुद्धा हो जाएगा और दूरदर्शन के 4 सीरियल हैं। उसी दिन दूसरा लेटर आया कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर स्क्रीन टेस्ट, but you could not make to the final round of Little Buddha and we have selected another actor. ओह। तो झटका बड़ा तगड़ा दोनों था, ही जगह, हाँ। एक ही दिन में 2 झटके। तो मैंने कहा हटाओ यार, 4 सीरियल बना रहा हूं मैं, कितना बड़ा मैं काम अभी मेरे हाथ में है। खैर 4 या 5 दिन बीते होंगे और जितने प्रोजेक्ट जमा थे दे बिकेम अंडर लिटिगेशन। नाउ ऑल आई हैड वाज द जॉब ऑफ रेपेट्री कंपनी। अब मैं ठीक है, रेपेट्री कंपनी में नौकरी कर रहा था, लेकिन मैंने कहा यार क्या किस्मत पाई है यार, मेरे सारे दोस्त बैंडिट क्वीन कर रहे हैं, साला मैं मेरा भी होता उसमें, क्योंकि शेखर ने जिस तरह से उससे कहा था राइट। हुआ ही नहीं। तो मैं बहुत दुखी था, लेकिन कुछ तो कर तो सकता नहीं था। जी। तो शेखर फिल्म बनाने से पहले 1 महीना पहले निकलने वाले थे धौलपुर के लिए। तो एक नाटक हुआ जो रंजीत कपूर ने डायरेक्ट किया था और मैं उसकी ओपनिंग करता था और उसमें छोटे छोटे 4-5 कैरेक्टर करता था। तो वो देखने आए क्योंकि उसमें सीमा मेन रोल कर रही थी। तो वो नाटक हुआ, खैर हमने नाटक किया, नाटक खत्म हुआ, ऑडियंस चली गई, हम लोग अपने मेकअप रूम में मेकअप उतार रहे हैं। तो मेरे पास आए, रेपेट्री से कोई आए, उन्होंने बोला कि भाई बाहर शेखर खड़ा है, शेखर कपूर, वो तुम्हें बाहर बुला रहा है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं गया बाहर, तो शेखर खड़े हुए थे बाहर। तिग्मांशु धूलिया जो हैं वो उनके असिस्टेंट थे।
जी। तो तिग्मांशु भी खड़ा था, शेखर भी खड़े थे। शेखर ऐसे देखते रहे मेरी तरफ, कुछ 3-4 मिनट तक देखते रहे खाली मुझे, फिर चले गए, कुछ नहीं बोले। तो मैंने तिग्मांशु को देखा, मैंने कहा क्या तिशु क्या है यार, बाहर बुलाया कुछ बोला नहीं, क्या बात क्या है? कहता यार मैं पता करके आता हूँ। वो गया, 5 मिनट बाद वापस आया, बोला सौरभ कल सुबह तू धौलपुर जा रहा है ट्रेन से। मैंने कहा अच्छा, कल तेरे साथ और भी 4-5 एक्टर जा रहे हैं, इसमें मनोज भी जा रहा है, मनोज वाजपेयी जा रहा था, सीमा जा रही है, रघु भाई जा रहे हैं, जी। है ना, 4-5 एक्टर्स। मैं अच्छा, अब मेरी इतना समझ में आ गया कि भाई मैं पिक्चर में तो इन्होंने कुछ सोच लिया है कि ये पिक्चर में रखेंगे मुझे। अच्छा। अब मैं वहां पहुंचा, लेकिन मुझे मालूम था कि पूरी पिक्चर की कास्टिंग हो चुकी है, तो जो भी मिला होगा, कुछ बचा खुचा जो होगा वो मिला होगा कुछ। तो मैं ये बात मेरे को फिर भी थोड़ा सा वो कर रही थी। तो कनन अय्यर करके उनके पर्सनल असिस्टेंट थे शेखर के, जी। बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे। तो उन्होंने मुझे, मैं उनसे ऐसी, शेखर से तो पूछनी हिम्मत नहीं थी पूछने की, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार कनन एक बात बताओ यार, मुझे बुला तो लिया है लेकिन रोल कैसा है यार, कुछ तो पता लग जाए। एक्टर को क्या चाहिए होता, रोल चाहिए होता है, बिल्कुल। तो मेरी तरफ देखता रहा। उसने कहा सौरभ, हाउ मेनी एक्टर्स हैव बीन कॉल्ड ऑन दिस रेकी, ये जो हम 1 महीना पहले आए हैं, इसमें कितने एक्टर्स बुलाए गए हैं? 4, 5। तो अगर तुम्हें इसमें बुलाया गया है तो दिस इज वन ऑफ द मेन रोल्स। फिर वो पिक्चर मैंने की। यहां मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जी। ये बात मुझे शेखर ने बहुत बाद में बताई। अच्छा। जिस दिन उन्होंने नाटक देखा था, फिल्म की कास्टिंग पूरी हो चुकी थी। अच्छा। He just looked at me and he decided that whatever I need this actor in this film. He went back and wrote a new character, which was actually a mixture of 2 characters in the script, जो कि 2 छोटे छोटे कैरेक्टर्स थे, उनको मिला के उसने एक कैरेक्टर क्रिएट किया जिसका नाम है कैलाश, और वो आपके लिए दिया। और वो मेरे लिए किया था। और उसी शूटिंग के दौरान शेखर ने मुझसे कहा, मैंने शेखर को बोला था कि मैं आई एम नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन राइटिंग, डायरेक्शन। ओके। तो मैंने कहा था कि अगर मैं बॉम्बे आऊं तो मुझे प्लीज़ अपना असिस्टेंट रख लीजिएगा। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा था और ऐसे हंसते हुए बोले, करे तू चिंता मत कर, मैं तेरे को एज एन एक्टर बुलाऊंगा। तो मुझे लगा बात आई गई हो गई कि हाँ ठीक है, बोल दिया। बट ही डिड कॉल मी, एंड दैट्स हाउ आई डिड माई फर्स्ट सीरीज कॉल्ड तहकीकात, जिसके पहले 2 एपिसोड शेखर कपूर ने डायरेक्ट किए थे, बाकी करण राजदान ने बनाए थे। अच्छा। एंड इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ दूरदर्शन। यस, वो दूरदर्शन का बहुत बड़ा हिट था वो। ये कहानी। जी बिल्कुल सौरभ जी, आप जैसी अजीम हस्ती के सफ़र के बारे में ना इतना कम समय में बात करना शायद मुश्किल होगा। हम और भी आपको जानना चाहते हैं और अभी और भी बातें होंगी, और मैं चाहती हूँ, आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप इसी तरह हमारे अगले हफ्ते भी गुफ्तगू के एपिसोड में बने रहें। जी ज़रूर। तो नाजरीन, सौरभ शुक्ला जी के साथ ये खास मुलाकात अगले हफ्ते भी जारी रहेगी, इसी दिन इसी वक्त। तब तक के लिए यूं ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और देखते रहिए गुफ्तगू, सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब। अनुराग का मुझे फ़ोन आया कि रामू आपसे मिलना चाहते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगा, मैंने मतलब पूछा तो नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे ख्याल से राइटिंग के संदर्भ में होगा।